हेलो नमस्कार। तो पिछली क्लास में आपको हमने द्रव यांत्रिकी में कुछ बातें बताई थी, जैसे कि डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है और प्रेशर को डिफाइन किया था। तो आइए उसी क्रम में आज की क्लास में हम लोग प्रेशर पर ही काम करेंगे। किसी लिक्विड के अंदर, द्रव के अंदर प्रेशर का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ठीक, तो एक बार जल्दी से फिर से हम लोग प्रेशर की डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। तो आपको हमने बताया था कि प्रेशर यानी दाब, पी से आप डिनोट करते हो, डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट फोर्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर। ठीक, ये प्रेशर की परिभाषा है। ये टेंसर क्वांटिटी होती है, मतलब ना तो वेक्टर है और ना ही स्केलर है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। यहीं से आप निकाल सकते हो। फोर्स न्यूटन में होता है और एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, इसी को हम लोग जो है पास्कल भी बोलते हैं। इसी को हम पास्कल भी बोलते हैं। पास्कल जो है नेम ऑफ साइंटिस्ट है। ठीक, तो 1 न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम 1 पास्कल बोलेंगे। तो हमारे दाब का जो मात्रक है एसआई सिस्टम में यही लिखा जाएगा, चाहे पास्कल लिख लो चाहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख लो। इसकी और भी यूनिट्स जो हैं ये एसआई सिस्टम में लिखी जाती है। इसकी और भी यूनिट्स होती हैं, आपने नाम सुना होगा। अदर यूनिट्स की बात करें अगर, तो अदर यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है, तो लाइक एज बार, बार होता है, टॉर होता है। टॉर भी जो है ये सब इसके नाम है, बार, टॉर, एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर को शॉर्ट में हम एटीएम लिख लेंगे। ठीक, तो ये सब भी जो है हमारे दाब के क्या है, मात्रक हैं। ठीक, कॉमनली जो हमारे इस्तेमाल में आता है वो एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर में जो है हम लोग दाब का मात्रक दिखाते हैं, लेकिन अगर एसआई में बात करनी होगी तो हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल भी बोलते हैं, इसमें लिखते हैं। राइट, तो ये हमारे जो है दाब के क्या हो गए, मात्रक हो गए, नाम याद रखने हुए आपको। अब कहीं पर अगर हमें दाब को नापना हो तो उसके लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। तो 2 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी सहायता से हम लोग जो है दाब का मापन करते हैं। उन्हें हम बोलते हैं बैरोमीटर और मैनोमीटर। ठीक है ना। तो इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द प्रेशर, प्रेशर का जो मापन होता है ना, वो जिस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है उसे हम बोलते हैं बैरोमीटर। शॉर्ट में इसको हम बीएम लिखेंगे। और दूसरा जो होता है वो मैनोमीटर होता है, इसे हम शॉर्ट में एमएम लिखते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे जो है 2 इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी सहायता से हम लोग जो है दाब का मापन करते हैं। कैसे करते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल अभी इंस्ट्रूमेंट्स का आप नाम याद रखेंगे, बैरोमीटर एंड मैनोमीटर। ये 2 हमारे पास यंत्र हैं जिनकी सहायता से जो है हम लोग कहीं पर भी जो है दाब का मापन करते हैं। एक बात हमें यहाँ ये ध्यान रखनी है कि ये जो बैरोमीटर होता है ये हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो है नापता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हिंदी में हम बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडल के द्वारा जितना दाब लगेगा
उसी दाब का जो है ये मेजरमेंट करेगा। तो जो बैरोमीटर्स होते हैं यानी बीएम, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेजरमेंट लेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करेगा। हिंदी में इसको हम बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब उसका मापन करता है ये। ठीक, वायुमंडल कितना दाब लगा रहा है उसे अगर नापना है तो हम बैरोमीटर की सहायता लेते हैं। और ये जो मैनोमीटर होता है ये हमेशा गॉज प्रेशर का मेजरमेंट करता है। गॉज प्रेशर क्या होता है ये आपको आगे हम बताएंगे, अभी के लिए आप इसे याद रखेंगे। तो ये गॉज प्रेशर को मेजर करेगा कौन? मैनोमीटर। तो गॉज प्रेशर का मेजरमेंट कौन इंस्ट्रूमेंट करेगा? मैनोमीटर। अब ये गॉज प्रेशर्स क्या होते हैं ये सब आप आगे देखेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेजरमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट करेगा? बैरोमीटर करेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब, ये तो आप समझ ही रहे होंगे, वायुमंडल जो हमारा दाब लगाएगा उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो वो हमारा बैरोमीटर मेजर करेगा और जो गॉज प्रेशर होगा वो मैनोमीटर करेगा। तो ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है इस पर हम लोग चर्चा जो है आगे करेंगे, डिटेल में करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इनकी सहायता से इनकी वर्किंग वगैरह क्या होती है, इन सब तमाम चीजों की बातें हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। बट उससे पहले जो है मैं आपको यहां पर जो सिखाना चाहता हूं वो ये कि किसी लिक्विड के अंदर, किसी द्रव के अंदर जो है दाब कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो हमारा पहला आर्टिकल जो है वो ये है, प्रेशर इनसाइड लिक्विड। ठीक, और वो लिक्विड हमारा रेस्ट पर है, एट रेस्ट। लिक्विड जो है मूव नहीं कर रहा है। आगे हम लोग लिक्विड को मूव भी करा करके प्रेशर निकालेंगे। अभी जो है हम प्रेशर की बात करने जा रहे हैं जो कि रुका हुआ लिक्विड है। तो मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है, बर्तन है जिसमें कोई एक लिक्विड भरा है और वो यूनिफॉर्म लिक्विड है। यूनिफॉर्म लिक्विड का मतलब इसका घनत्व तो जो है हर जगह पर बराबर है, मतलब एक ही लिक्विड है। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कई सारे लिक्विड डाल दिए गए हों, तो ऐसा नहीं है, ये यूनिफॉर्म लिक्विड है, मतलब कि इसकी डेंसिटी जो है वो हर जगह पर बराबर है। डेंसिटी हर जगह पर सेम होगा तो लिक्विड सेम रहेगा। और ये रेस्ट पर है, पूरा कंटेनर जो है रुका हुआ है, विरामावस्था में है। ठीक, तो हमारे इस लिक्विड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट यहां पर मान लीजिए दाब बताना है, कितना दाब होगा, प्रेशर कितना होगा। तो मान लेते हैं कि यहां पर जो है प्रेशर P है, हमें इसी P को निकालना है। ठीक, और एक बात और याद रखिएगा कि जो भी चीजें वायुमंडल के कांटेक्ट में होंगी यानी एटमॉस्फेयर में होंगी, उन हर चीजों के ऊपर जो है एक वायुमंडलीय दाब लगता है। और दाब की वजह से जो है हमेशा एक बल लगता है। दाब की परिभाषा में आइए और देखिए तो आपको पता चलेगा कि दाब की जो परिभाषा थी, F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। प्रेशर P बराबर F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। ध्यान रखिएगा ये जो हमारा F है यानी फोर्स है वो परपेंडिकुलर फोर्स है। किसके परपेंडिकुलर है? सरफेस एरिया की। ठीक है ना, तो यहां से अगर हम चाहें तो F परपेंडिकुलर का मान लिख सकते हैं P इंटू ए के बराबर। यानी इस प्रेशर की वजह से जो है जो बल लगा वो बल P इंटू ए के बराबर आया। यानी कि जिस जगह पर प्रेशर हमें पता हो उस जगह पर एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उस एरिया पर लगने वाला लंबवत बल मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये लंबवत बल है ना। P इंटू ए के बराबर एक लंबवत बल मिलेगा उस सरफेस एरिया के।
तो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर जो बल मिलेगा वो दाब और एरिया का प्रोडक्ट होता है, राइट। और इसका जो नेचर होता है वो हमेशा प्रेसिंग नेचर होता है। तो ये जो बल होगा वो उस एरिया को दबा रहा होगा, इस बल की वजह से जो है वहां पर दबाव मिल रहा है, तो इसीलिए इसका जो नेचर है वो प्रेसिंग नेचर है। प्रेसिंग नेचर का ये बल लगेगा, है ना, दबाने वाला बल है ये। तो हमारे इस पॉइंट पर जो है अगर प्रेशर P है तो इस जगह पर अगर मैं कोई एरिया ले लूं तो उस एरिया पर जो है एरिया के लंबवत दबाने वाले नेचर में जो है एक बल लगेगा जिसका मान प्रेशर और उस एरिया का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो बल की बात अभी करेंगे, अभी तो हमें यहां पर प्रेशर निकालना है। और मान लिया कि ये हमारे जो है फ्री सरफेस से H की डेप्थ नीचे है, यहां पर हमें प्रेशर निकालना है। तो चलिए ऐसा इमेजिन करते हैं कि हम लोग H की लेंथ का एक सिलेंड्रिकल लिक्विड ले लेते हैं। कुछ ऐसे जो है हमने एक सिलेंड्रिकल लिक्विड को इमेजिन किया जिसकी लेंथ कितनी है, H के बराबर है। एक सिलेंड्रिकल शेप का हमने लिक्विड, एक्चुअल में कोई सिलेंडर नहीं है, हमने इस जगह पर जो है एक सिलेंड्रिकल शेप का लिक्विड इमेजिन किया। और इसी को अगर हम बाहर निकाल करके देखें तो ये सिलेंड्रिकल शेप का लिक्विड हम बाहर निकाल लिए ताकि ऑब्जर्वेशन में हम लोग जो है इसको ले सकें। तो ये एक लिक्विड का जो है सिलेंडर है, लिक्विड से बना हुआ सिलेंडर है, उसी वाले लिक्विड से बना हुआ सिलेंडर है जिसकी अपनी एक डेंसिटी होगी, वो डेंसिटी मान लिया कितना है, रो है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो सिलेंडर का ऊपर वाला सतह है ऐसे बिल्कुल फ्लैट है, क्षैतिज है, और ये सतह जो है, ये ऊपर वाला सतह जो है, ये सतह एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है ना। इसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर, एयर है, और जो भी चीजें एयर के कांटेक्ट में होंगी वहां पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हम पी नॉट से अगर दिखाएं तो ये P जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, P एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब है। मतलब कि यहां पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, P नॉट जिसको, उसकी अपनी एक वैल्यू होगी, है ना। सी लेवल पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो मान होता है वो लगभग 1 एटमॉस्फेयर के आसपास होता है, ठीक। तो सवालों में ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह दे देगा, ठीक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पास्कल में भी कन्वर्ट करना हम जानते हैं, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं एट सी लेवल, मतलब समुद्र के तल पर जो वायुमंडलीय दाब लगता है वो लगभग 1 एटमॉस्फेयर के आसपास होता है, एटीएम लिखेंगे। और 1 एटमॉस्फेयर में लगभग 10⁵ पास्कल होता है। ये कन्वर्जन फार्मूला है, इसे आप याद भी रख सकते हैं। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, राइट। तो 10⁵ पास्कल मिल करके जो है 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर बनाता है। तो सी लेवल पर जो है वायुमंडलीय दाब लगभग 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है, ठीक। काफी ज्यादा ये वायुमंडलीय दाब होता है और इसी को हम 1 एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। तो ये एक कन्वर्जन फैक्टर रहेगा जो सवालों में यूज में आता है। तो ये हम देख रहे हैं कि हमारे सिलेंडर का जो ऊपरी वाला सरफेस है, फ्लैट सरफेस, क्षैतिज वाला सतह है ना, सर्कुलर शेप का है ये, तो वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, ये सब ऊपर एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पर लग रहा होगा, मान लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट है। और यहां पर जो प्रेशर है वो प्रेशर हमें P निकालना है, तो वो प्रेशर ये P है। मान लिया कि हमारे इस सरफेस की सरफेस एरिया A है, तो यहां पर भी सरफेस एरिया A है। तो हमारे सिलेंडर के ऊपर जो है लगने वाले फोर्सेज की बात करें तो अब यहां पर मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, वर्टिकल फोर्स, ऊर्ध्वाधर बल। तो वर्टिकल फोर्स या नेट फोर्स की बात कर लें
तो फोर्स ऑन सिलेंडर, इस सिलेंडर के ऊपर कौन कौन से फोर्स हैं, आइए उनको देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि कहीं पर अगर प्रेशर है तो उस प्रेशर की वजह से एक फोर्स आएगा और वो फोर्स हमेशा जो है सतह के लंबवत आएगा और उस सतह को दबा रहा होगा। तो हमारे इस फ्लैट सरफेस पर जो है एक फोर्स आएगा इस वाले प्रेशर P0 की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, और वो प्रेशर की वजह से जो फोर्स आ रहा होगा वो इस सतह को परपेंडिकुलरली दबा रहा होगा, ठीक है ना। तो मतलब वर्टिकल डाउनवर्ड ऐसे जो है कोई एक फोर्स से दबा रहा होगा जिसका मान प्रेशर इंटू एरिया के इक्वल होगा, तो P0 इंटू ए, ठीक है ना। ये ऊपर की ओर है, नीचे की ओर है, और वर्टिकल डाउनवर्ड है क्योंकि ये दबा रहा होगा। ऐसे ही ये जो नीचे वाला सतह है ये भी हमारा जो है एक हॉरिजॉन्टल क्षैतिज सतह है। तो इस सतह पर जो ये प्रेशर है ये इसको ऊपर की ओर दबा रहा होगा, हमेशा प्रेस करेगा। तो ये जो प्रेशर है इसको दबा रहा होगा, नीचे नहीं लगेगा, ऊपर लगेगा, तभी हम बोलेंगे कि ये सतह को दबा रहा है। तो ऊपर दबा रहा होगा P इंटू एरिया के फोर्स से। और एक और फोर्स होगा क्योंकि ये सारा कुछ जो है ग्रेविटी के फील्ड में, गुरुत्वीय क्षेत्र में रखा गया है जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होती है। तो इस ग्रेविटी की वजह से हमारे इस लिक्विड का जो वेट होगा वो भी लगेगा, जो कि इसका गुरुत्वीय बल कहलाएगा। और वेट आप जानते हो हमेशा नीचे की ओर लगता है, तो इसका अपना वेट नीचे की ओर लगेगा। इसका भार, लिक्विड का भार, जिसको हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, m इंटू जी के बराबर होता है, ठीक। तो बेसिकली ये कुल 3 बल लग रहे हैं इस ऊर्ध्वाधर लाइन के अलोंग। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे इस सिलेंडर के जो साइड वाल है, कर्ड वाला जो सतह है, वहां पर भी जो है फोर्स लग रहा होगा, लेकिन यहां पर जो प्रेशर होगा वो इसको ऐसे बल लगाएगा, यहां का प्रेशर ऐसे ऐसे नॉर्मली प्रेस कर रहा होगा, इधर से भी नॉर्मली आगे। तो ये जितना आगे उतना ही इधर से पीछे, तो ये वाले बल तो कैंसिल हो गए होंगे। तो जब हमें ये वर्टिकल वाले बल ऑलरेडी दिख रहे हैं कि जितना इधर से पीछे उतना ही इधर से आगे, ऐसे यहां पर भी लगा होगा बल, दबा रहा होगा। यहां पर जो दबाव होगा, हमारे लिक्विड का दबाव लिक्विड के अंदर हर जगह होगा, तो उन दबाव की वजह से इस कर्ड वाले सतह पर जो बल लग रहा होगा सतह के लंबवत प्रेसिंग नेचर में, इधर से पीछे की ओर और इधर से आगे की ओर, ऐसे चारों तरफ से लग रहा होगा। तो चारों तरफ से लग रहा होगा तो आप देखेंगे सब बल एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। तो हॉरिजॉन्टल वाले बल तो ऑलरेडी कैंसिल हो गए, तो उन्हें हमें दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक। इधर से सारे बलों का योग और इधर से सारे बलों का योग, ऐसे ही सामने से सारे बलों का योग और पीछे से जो है जितने भी क्षैतिज बल हैं इस कर्ड वाले सतह के ऊपर लग रहे हैं, वो सब अपने आप कैंसिल हो गए। तो जब वो कैंसिल हो गए तो उन्हें हमें दिखाने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैंने उन बलों को यहां पर नहीं दिखाया है, सिर्फ वर्टिकल लाइन में लगने वाले बल को दिखाया। तो वर्टिकल लाइन में 3 ही बल लग रहे हैं। एक इस वाले सतह पर प्रेशर की वजह से, कौन से प्रेशर की वजह से, वायुमंडलीय दाब की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से नीचे एक बल लगा होगा P0 A का, और यहां पर जो हमारा बल है इस सतह को दबाने के लिए ऊपर लगा होगा यहां के प्रेशर की वजह से, जो कि हमने P माना हुआ है, जिसे हमें निकालना है। सवाल हमारा वही प्रेशर P निकालना था, तो उसने एक बल लगाया ऊपर की ओर, और तीसरा बल इसका वेट। अब आ जाइए मैकेनिक्स में। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा ये पूरा का पूरा लिक्विड अगर रेस्ट पर है, तो इसके अंदर जो ये सिलेंड्रिकल शेप का लिक्विड हमने इमेजिन किया है, जिसे बाहर निकाल करके ये देख रहे हैं, ये भी रेस्ट पे रहा होगा, मतलब इक्विलिब्रियम में रहा होगा, मतलब साम्यावस्था में रहा होगा, है ना। पूरा कंटेनर रुका हुआ है, मतलब पूरा लिक्विड जो है रुका हुआ है, तो ये जो लिक्विड हमने माना है वो भी रुका हुआ होगा, मतलब इक्विलिब्रियम में है। और अगर इक्विलिब्रियम में होता है तो नेट फोर्स जो होता है वो 0, न्यूटन का सेकंड नियम है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उस पर जो है कुल नेट फोर्स क्या होगा, 0। तो फोर्स ऑन सिलेंडर की अगर हम बात करें तो इस पर नेट बल 0 करना होगा। तो आइए नेट बल 0 कर दें।
हॉरिजॉन्टल वाले तो हम देख रहे हैं कि वो ऑलरेडी अपने आप कैंसिल हो गए हैं। अब वर्टिकल वालों को देखें तो वर्टिकल में जो है ये वाला भी नीचे है और ये वेट भी नीचे है, बट ये वाला ऊपर की ओर है, तो नीचे वाले दोनों ऐड हो जाएंगे और ऊपर वाले के बराबर होना चाहिए, तभी जो है नेट फोर्स क्या हो पाएगा, जीरो। तभी ये लिक्विड रेस्ट पे रह पाएगा, अन्यथा ये लिक्विड चलने लगेगा। तो चूंकि रेस्ट पर है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि नेट फोर्स जीरो है। तो आइए नीचे वाले फोर्सेस देखिए कौन कौन से हैं, पी नॉट ए और वेट, और ऊपर फोर्स कितना है, पी ए। तो ऊपर वाला फोर्स पी ए बराबर कर देंगे नीचे वालों के बराबर, तो नीचे वाला जो बल है पी नॉट ए प्लस वेट, इस लिक्विड का वेट। ये हमारे पास एक समीकरण मिल गई। अब इसी समीकरण को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो जो हमें निकालना था वो निकल जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। पी ए बराबर पी नॉट ए प्लस वेट। वेट को कैसे निकालेंगे, उसके लिए जो है हमारे पास फार्मूला है। वेट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, अब मास कितना होगा, तो हमारे इस लिक्विड का जो मास होगा, द्रव्यमान, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी जो है लिक्विड का रो दिया गया है, तो इसके घनत्व में इस सिलेंडर के आयतन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि सिलेंडर का आयतन क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, और इसकी लेंथ कितनी है, एच के बराबर। ध्यान दीजिएगा यहां मैंने एच लिया हुआ है, तो ये इमेजिनरी सिलेंडर की लेंथ एच हो गई, तो एरिया ए है, तो रो ए इंटू एच, ये इसका मास हो गया। अब इसी में जी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट हो जाएगा, तो वेट का मान आ गया रो ए एच इंटू जी। तो यहां से आप देखेंगे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, पी का जो मान आया पी नॉट प्लस रो जी एच के बराबर आ गया। तो ये एक सूत्र आ गया जिसे हमें याद रखना है। किसी भी लिक्विड के अंदर फ्री सरफेस से नीचे एच की डेप्थ पर जो प्रेशर होता है दैट इज पी नॉट प्लस रो जी एच के इक्वल होता है। राइट, तो कॉपी कर लें आप लोग इसमें। ठीक है, चलिए, तो जो रिजल्ट हमने निकाला वो यहां पर फिर से आपके सामने हम रखने चल रहे हैं। ये कंटेनर में लिक्विड है, रेस्ट पर है, ठीक है, फ्री सरफेस से एच की डेप्थ नीचे, यहां पर जो प्रेशर मैंने लिखा इस जगह पर, यहां पर प्रेशर पी नॉट है, एटमॉस्फेयर है, वो ये पॉइंट एटमॉस्फेयर के टच में है, तो उस जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इस जगह पर जो प्रेशर पी होगा उस प्रेशर को हमने लिखा पी नॉट प्लस रो जी एच के बराबर। रो हमारे इस द्रव का घनत्व है और पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पी लिक्विड के अंदर यहां का प्रेशर है, तो ये एक फार्मूला हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम फील करें तो हमें बात और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक, जस्ट इमेजिन, जस्ट फील करने के लिए, दाब को समझने के लिए जो है हम ये बात बोल रहे हैं। मान लीजिए कि इस लिक्विड के अंदर इस जगह पर मैंने आपको खड़ा करा दिया, आप खड़े हो गए, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस जगह पर आप खड़े हो उस जगह पर आपके सर के ऊपर ये पूरा इतने अमाउंट का लिक्विड भरा रखा गया है, और साथ ही साथ जो है क्या इसके ऊपर वायुमंडल भी है, एयर वगैरह है, गैसेज वगैरह है, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम इस लिक्विड के अंदर यहां पर अगर खड़े हैं तो हमारे सर के ऊपर ये दो चीजें रख दी गई हैं, और इन्हीं दोनों चीजों की वजह से जो है हमारे सर के ऊपर एक दाब लग रहा होगा, दबाव आ रहा होगा। समझ रहे हैं?
इस जगह पर अगर हम खड़े हो जाएं तो जस्ट इमेजिन कि हमें ऐसा फील होगा कि हमारे सर के ऊपर जो है दो चीजें रखी गई हैं। एक तो इतना अमाउंट का लिक्विड है और प्लस इसके ऊपर का पूरा एटमॉस्फेयर, अनंत तक जो ये एटमॉस्फेयर इसके ऊपर गया है, उस एटमॉस्फेयर और लिक्विड का पूरा भार जो है हमारे सर के ऊपर आ रहा है और वही भार जो है हमारे सर को दबा रहा है। तो वास्तव में इस जगह पर जो दबाव है, प्रेशर है, वो कुछ और नहीं है, इसी के ऊपर का जो भी चीज होगा उन सब की वजह से आया होगा। इसके नीचे का जो लिक्विड तो यहां नीचे भी है, इसकी वजह से हमारे सर के ऊपर कोई दबाव नहीं आ रहा है। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि इस जगह पर जो ये प्रेशर है वो प्रेशर केवल और केवल इसके ऊपर की चीजों की वजह से ही होगा। इसके नीचे कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके नीचे का लिक्विड चाहे जैसा हो, चाहे जितना हो, इससे यहां पर दबाव में कोई भी जो है फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर दबाव में फर्क पड़ेगा इसके ऊपर की चीजों की वजह से, क्योंकि ऊपर की ही चीजें जो है इस जगह पर दबाव डालेंगी। तो हमने देखा कि इसके ऊपर क्या क्या है। तो एक तो इतने एच की हाइट तक का लिक्विड है, प्लस इस लिक्विड के ऊपर जो है पूरा वायुमंडल जो है वो भी है। और वायुमंडल ने कितना दबाव डाला था वो ये था। हमें एक बात समझ में आ गई कि इस जगह पर जो कुल दबाव है जिसको हम प्रेशर बोल रहे हैं, वो कुल दबाव दो चीजों की वजह से आ रहा है। एक तो इतने रीजन के लिक्विड की वजह से आया है और दूसरा इसके ऊपर जो हमारा वायुमंडल है उसकी वजह से भी आया है। तो वायुमंडल की वजह से कितना आया है वो तो P0 है, तो बाकी जो बचा लिक्विड की वजह से वो ये है। तो इतना जो टर्म है रो जी एच, केवल रो जी एच का जो टर्म है ये द्रव की वजह से लगने वाला दबाव है और ये जो है वो वायुमंडल की वजह से लगने वाला दबाव है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये जो P0 है वायुमंडलीय दबाव है, वायुमंडल का दबाव है ये। और ये जो है रो जी एच वाला टर्म, ये इसके ऊपर जो ये लिक्विड पड़ा है उस लिक्विड यानी द्रव का दबाव है, केवल द्रव का दबाव है, द्रव का दबाव है। अब दोनों जोड़ देंगे तो इस जगह पर कुल दबाव आ जाएगा। तो हमें यहां पर कुल दबाव लिखना था, इसलिए जो है दोनों को जोड़ा गया, P0 प्लस रो जी एच। केवल द्रव का अगर दबाव लिखना हो तो आप इस P0 को इधर ले आ दो तो रो जी एच का मान आ जाएगा, तो रो जी एच ये आ गया P माइनस P0। ये जो रो जी एच लिख रहे हो इसे हम बोलते हैं केवल द्रव का दबाव, और इसी को हम बोलते हैं गेज या गॉज प्रेशर, जिसकी वैल्यू P माइनस P0 के इक्वल है। यानी किसी द्रव के अंदर कुल दबाव में से वायुमंडलीय दबाव को हटा दिया जाए, किसी भी द्रव के अंदर जो कुल दबाव है उसमें से आप वायुमंडलीय दबाव को हटा दो तो जो बचेगा वो केवल द्रव का दबाव कहलाएगा और उसी को हम बोलते हैं गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर, इसी को हम बोलते हैं गॉज प्रेशर, जिसके बारे में मैंने यहां पर अभी बात की थी कि ये जो बैरोमीटर्स होते हैं वो वायुमंडलीय दबाव को जो है नापते हैं और ये जो मैनोमीटर्स हैं वो जो है गॉज प्रेशर को नापते हैं। तो ये जो मैनोमीटर है वो गॉज प्रेशर को नापेगा और ये जो गॉज प्रेशर है हमने समझ लिया कि वो कुछ और नहीं केवल और केवल द्रव का दबाव है। तो ये जो द्रव का दबाव मेजर किया जाएगा वो मैनोमीटर की सहायता से मेजर किया जाएगा, बैरोमीटर की सहायता से नहीं। बैरोमीटर की सहायता से
तो हम पी नॉट को नापते हैं, वायुमंडलीय दबाव को नापते हैं। मैनोमीटर की सहायता से हम केवल द्रव का दबाव नापेंगे, यानी गॉज प्रेशर का मेजरमेंट लेंगे। ठीक, अब अगर इसका ग्राफ व्राफ देखा जाए तो ग्राफ भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम हाइट और प्रेशर के बीच का ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। गॉज प्रेशर और हाइट के बीच का ग्राफ बनाएं, गॉज प्रेशर माइनस मतलब P माइनस पी नॉट, ये लिक्विड के अंदर का कुल दबाव है। इस P में जो है वायुमंडलीय दबाव भी है और लिक्विड का भी दबाव है, और यहां पर जो ये ग्राफ बनाने जा रहे हैं वो ओरिजिन से पास होगा, तो ये हमारा गॉज प्रेशर का ग्राफ है। ठीक, स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन क्यों बना वो आप यहां से देख रहे हैं, सूत्र से ये आया है। तो P प्रोपोर्शनल टू H है, बाकी सब कांस्टेंट है। Y बराबर mx प्लस C की इक्वेशन बन रही है। तो P और H का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और वो स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा वो आप यहां देख रहे हैं। ये P नॉट का कोऑर्डिनेट होगा। ये एंगल अगर हम थीटा मान लें तो tan थीटा जो है इसका स्लोप कहलाएगा। वही एंगल यहां पर भी होगा। तो ये रो जी के बराबर स्लोप होता है। हमारे इस इक्वेशन में H का जो कोफिशिएंट है रो जी है, तो ये स्लोप कहलाता है। Y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो ये जो रो इंटू जी है वो स्लोप का मान हो जाएगा, यानी tan थीटा का मान हो जाएगा। तो यहां से हम थीटा भी निकाल सकते हैं जो कि रो जी के बराबर है। तो ये प्रेशर का कैलकुलेशन हुआ। ठीक, तो फार्मूला हमारे पास आ गया, प्रेशर इज कैलकुलेटेड बाय दिस रिजल्ट। चलिए, अब प्रेशर अगर हम लोग समझ गए तो अब बात करते हैं बैरोमीटर की और मैनोमीटर की। ठीक, मतलब इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से जो है हम लोग ये प्रेशर का मेजरमेंट लेते हैं, तो इस पर भी सवाल आते हैं। तो बैरोमीटर्स क्या होते हैं उसको देखिए। बैरोमीटर BM ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करेगा। मैं लिख दे रहा हूं, मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P नॉट की वैल्यू ये नापेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम P नॉट से मेजर करते हैं। ठीक, तो क्या होता है आइए इसको समझते हैं। बहुत ही आसान इंस्ट्रूमेंट है ये। आप चाहो तो ये इंस्ट्रूमेंट आप अपने घर पर खुद से बना सकते हो। क्या क्या ये सेटअप होता है उसको हम समझा रहे हैं, और वर्किंग कैसे करता है उसे भी हम समझा रहे हैं। ठीक, होता क्या है कि इसमें एक लिक्विड होता है। वो लिक्विड आप कोई सा भी ले सकते हो। ये हमने एक लिक्विड ले लिया, डेंसिटी रो का मान लीजिए। एक बाल्टी में मान लो आप पानी भर लीजिए, पानी से भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पानी नहीं लेते हैं, उसकी वजह है, और क्या वजह है वो भी आपको समय के साथ पता चल जाएगा। सबसे आसान लिक्विड जो अवेलेबल है इजीली वो पानी ही है। तो पानी लेकर के भी हम जो है बैरोमीटर बना सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत इसमें आ जाती है। वो दिक्कत क्या है जिसकी वजह से हम पानी नहीं लेते हैं, है ना, वो अभी आपको क्लैरिटी में आएगा, इसीलिए इसको ध्यान से समझिए। तो अभी हमने इन जनरल कोई एक द्रव ले लिया जिसका अपना एक घनत्व है। ठीक है, पानी हो या कुछ भी हो, उसका घनत्व हमने रो ले लिया। और एक जो है हम लोग वैक्यूम ट्यूब लेते हैं। एक ट्यूब होती है बेसिकली जिसमें स्केल लगी होती है। उस स्केल से जो है हम इस ट्यूब की लेंथ का जो है मेजरमेंट वगैरह करते हैं। तो ये एक ट्यूब होती है जो एक एंड पर खुली होती है और एक एंड पर बंद होती है, पतली सी। वो कैपिलरी ट्यूब वगैरह जो आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट वगैरह केमिस्ट्री में किए होंगे, तो वैसी ही जो है ये एक ट्यूब है। ठीक, एक तरफ खुला होता है, एक तरफ बंद होता है, पतली सी। ठीक, और इसमें एक स्केल लगी होती है।
इस ट्यूब को वैक्यूम बनाना है, निर्वात बनाना है। निर्वात का मतलब कि जहां कुछ भी ना हो, है ना, मतलब इसके अंदर हवा भी ना हो। अब चूंकि ये खुला हुआ है ऊपर, तो इसके अंदर हवा भरी होगी, तो हमें इसके अंदर की हवा को भी निकाल लेना है। हवा का एक कण भी नहीं होना चाहिए। अगर हवा का एक भी कण इसके अंदर पड़ा रह गया, तो फिर जो है ये वैक्यूम नहीं हो पाएगी। तो हमें पूरी तरीके से इसको खाली करना है, मतलब अंदर की जो हवा वगैरह है वो सब निकाल देना है। तो अगर निकाल देंगे तब जो ही होगा ये वैक्यूम हो पाएगा। लेकिन ऐसे ये वैक्यूम करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, मैंने कहा कि चलो इस ट्यूब को वैक्यूम ट्यूब बनाओ, ये वैक्यूम ट्यूब हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है ना, मतलब इसके अंदर कुछ भी ना रहे, कुछ भी ना रहे मतलब हवा वगैरह भी ना रहे। तो अभी तो हमें इसके अंदर हवा दिख रही है, क्योंकि ये खुला हुआ है, तो अंदर हवा भर गई होगी, बिल्कुल भर गई होगी। हमें उसी हवा को निकालना है पूरी तरीके से, तब जो है ये वैक्यूम ट्यूब कहलाएगी। कैसे निकालेंगे? तो एक साधारण सी बात हमारे दिमाग में आएगी कि एक सिरिंज लीजिए, उस सिरिंज को जो है हम इसमें डाल करके अंदर की एयर को ऐसे पंप आउट कर लें। लेकिन दिक्कत यह आएगी कि आप सिरिंज डाल करके अंदर की एयर को पंप आउट करके बाहर निकालोगे तो फिर से तो हवा भर जाएगी, खुला हुआ है ना। तो इधर से आप निकालते जा रहे हो और फिर बगल से साइड से जो है क्या इसमें हवा जाती जा रही है। तो इस तरीके से हम इसे वैक्यूम बना ही नहीं पाएंगे। ठीक, तो हमें अगर इसे वैक्यूम बनाना है तो करना क्या है उसको समझिए। आप ऐसा करिए कि यही पूरा प्रोसेस आपको समझना है। मान लीजिए कि इस ट्यूब को जो है हमने ऐसे इस लिक्विड के अंदर पूरा डुबो दिया। यही ट्यूब जो है हमने इसी लिक्विड के अंदर ऐसे पूरा डुबो दिया। तो जब डुबो देंगे तो इस पूरे लिक्विड के अंदर क्या ये ट्यूब के अंदर क्या यही वाला लिक्विड भर जाएगा? बिल्कुल। तो यही वाला लिक्विड जो है, जैसे ही आप इस ट्यूब को इस लिक्विड के अंदर डुबो दोगे, पूरा डुबो दीजिए, ठीक है ना, तो पूरा का पूरा ये लिक्विड इस ट्यूब के अंदर भर जाएगा। भर गया मतलब इसके अंदर जो हवा वगैरह रही होगी वो सब निकल गई होगी। अब उसकी जगह पर क्या आ गया? लिक्विड। यही द्रव जो है इस ट्यूब के अंदर पूरा भर गया, हमने ऐसे डुबो दिया। जैसे ग्लास ले लो, प्रैक्टिकली एक सिंपल सी बात करें, है ना, ग्लास ले लो, बोतल ले लो, ये बोतल हमने ले लिया। अब इस बोतल को बाल्टी में पानी भर करके जो है पूरा डुबो दो। ये ऊपर खुला हुआ है, नीचे बंद है, ठीक है ना। तो अब ऐसे इस पूरे बोतल को पानी, बाल्टी से भरी हुई पानी में डुबो दिया हमने, तो क्या होगा कि पूरा बोतल पानी से भर जाएगा। अंदर जो भी हवा वगैरह है सब निकल गई, लेकिन अब उसकी जगह इसमें क्या आ गया? पानी आ गया। अब आप ऐसा करो कि इसी बोतल को उसी बाल्टी के अंदर डुबो करके पलट दो। अब पलट दोगे तो पलटने के बाद अब धीरे धीरे इसको जो है आप उल्टा करके निकालना है। बंद वाला सिरा ऊपर आ गया और खुला वाला सिरा जो है नीचे, जो भी बाल्टी में डूबा हुआ है, धीरे धीरे जो है बाल्टी में से आप बाहर निकालो। तो हम देखेंगे कि जब हम इसको बाहर निकालेंगे ऐसे पलट करके, तो हम देखेंगे कि कुछ हाइट तक जो है इसमें लिक्विड रहेगा, बाकी इतना पोर्शन खाली हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन खाली होगा वो वैक्यूम कहलाएगा। वहां पर कुछ भी नहीं रहेगा, हवा का एक कण भी आपको नहीं मिलेगा। तो इतना स्पेस जो है वो वैक्यूम हो जाएगा। अब आप इस ट्यूब को ऐसे बाहर निकालते जा रहे हो, निकालते जा रहे हो, निकालते जा रहे हो, तो आप देखोगे कि शुरुआत में तो जो है इस ट्यूब के अंदर यही वाला लिक्विड हाइट बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, लेकिन एक सर्टेन हाइट जाने के बाद रुक जाएगा। फिर आप इस ट्यूब को चाहे जितना बाहर निकालो, फिर आप इस ट्यूब को अब चाहे जितना बाहर निकालो, ये ट्यूब में जो हाइट स्टैंड हो चुकी है वो हाइट बदलनी बंद हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। यही एक्सपेरिमेंट है। इस ट्यूब को हमने इसमें डुबो दिया,
डुबो करके पलट दिया, पलट करके अब धीरे धीरे ट्यूब को हम बाहर निकालते जाएं। तो जैसे जैसे हम इस ट्यूब को बाहर निकालते जाएंगे, इस ट्यूब में लिक्विड जो है कुछ हाइट तक जो है चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, और एक सर्टेन हाइट तक चढ़ने के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद अब आप इस ट्यूब को चाहे जितना और बाहर निकालो, इसमें जो चढ़ी गई हाइट है, ऊंचाई है इस लिक्विड की, वो बदलनी बंद हो जाएगी। आपको वही वाली हाइट नोट कर लेनी है। स्केल लगी होती है और उस स्केल से जो है वो वाली हाइट हम नोट कर लेंगे। ये एक्सपेरिमेंट है, यही सेटअप है बैरोमीटर का। तो इतना हमने किया, ठीक। तो आइए, ये बातें आपको समझ में आ गई, तो अब जो है ये काम करते हैं। जिस जगह पर हमें वायुमंडलीय दाब नापना है, आप उस जगह पर अपना ये सेटअप लेकर के जाओ और यही एक्सपेरिमेंट करो। तो आइए करते हैं। लिक्विड है, डेंसिटी रो है, हमने ट्यूब वैक्यूम बना लिया है, पूरा यही लिक्विड भर करके, फिर पलट करके लिक्विड के अंदर डाल करके, पलट करके हम उस ट्यूब को बाहर निकाल रहे हैं। तो हम ये पा रहे हैं कि हमारे इस ट्यूब में इतनी हाइट तक जो है लिक्विड चढ़ गया। अब ये हाइट फिक्स हो गई, ये हाइट फिक्स हो गई, मान लिया ये हाइट h है। जिस जगह पर हमें वायुमंडलीय दाब नापना था, उस जगह पर हम इस सेटअप को ले गए और वैक्यूम, अब यहां पर वैक्यूम बन गया, ये खाली जगह है, कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, निर्वात है, ठीक। इस पाइप के अंदर इतने रीजन में कुछ भी नहीं है, और ये हाइट स्केल लगी होती है। हम लोग एक्सपेरिमेंटर हैं, परीक्षण करने गए हैं, तो हमें ये हाइट मिल जाएगी, हम स्केल से नाप लेंगे। अब ये हाइट बदल नहीं रही है, अब इस ट्यूब को आप चाहे जितना ऊपर ले जाओ, ये हाइट बदलने वाली नहीं है। तो फिक्स हाइट जो मिल गई वही हम नोट कर लेंगे। तो हमने ये हाइट नोट कर लिया, हमारा मेन काम यही था, इस हाइट को नोट करना। तो हमने ये हाइट नोट कर लिया। अब इस हाइट से क्या क्या जानकारी मिलती है उसकी बात करते हैं। तो आइए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है मान लिया P0 है, तो इस जगह पर P0, यहां पर भी P0, क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। और एक बात और याद रखिएगा कि किसी भी रुके हुए लिक्विड के क्षैतिज लाइन पर हर जगह पर प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा। तो जो प्रेशर यहां है वही प्रेशर यहां है, और वही प्रेशर इस ट्यूब के अंदर यहां पर भी होगा। ध्यान दीजिएगा, जो प्रेशर इस जगह पर है वही प्रेशर इस जगह पर है। ये बात तो हमें समझ में आ रही है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो हैं हमारे वायुमंडल के कांटेक्ट में है, ठीक है ना, हमारे इस कंटेनर के अंदर रखे हुए लिक्विड के सतह के पॉइंट है, और सतह जो है वायुमंडल के टच में है, क्योंकि इसके ऊपर तो वायुमंडल है ना। तो उस वायुमंडल की वजह से यहां पर वायुमंडलीय दाब P0 रहा होगा, और यहां पर भी वायुमंडलीय दाब P0 रहा होगा। लेकिन पाइप के अंदर जो ये पॉइंट है वो तो वायुमंडल के कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर भी लिक्विड है, नीचे भी लिक्विड है, वायुमंडल तो यहां है ही नहीं। लेकिन फिर भी यहां पर दबाव P0 के ही बराबर होगा। उसकी वजह यह है कि ये तीनों पॉइंट एक सीधी रेखा पर हैं, और एक सीधी रेखा के हर पॉइंट का दबाव बराबर होता है, नहीं तो जो है ये लिक्विड चलने लगेगा। ज्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ जो है एक कुल नेट बल मिलने लगेगा, जिसकी वजह से ये लिक्विड सतह के ऊपर भागने लगेगा। लेकिन ये सब कुछ रुका हुआ है, तो सतह का लिक्विड भाग नहीं रहा है। तो अंदर इस पाइप के अंदर, इस ट्यूब के अंदर जो ये पॉइंट उसी लेवल पर है वो भी रुका हुआ है, तो निश्चित तौर पर इसका भी दबाव इन्हीं के बराबर होना चाहिए। बस इसके बाद फार्मूला लगा दो।
यहां पर वैक्यूम है तो यहां पर कोई भी प्रेशर नहीं है, जीरो, क्योंकि जहां पर कुछ है ही नहीं, इस जगह इस पॉइंट के ऊपर कुछ है ही नहीं, वैक्यूम है, निर्वात है, तो जब इसके ऊपर कुछ है ही नहीं तो इस जगह पर कोई भी दबाव भी नहीं होगा। हां, ध्यान रहे, अगर इसके ऊपर हवा का एक भी कण अगर मिल जाएगा तो फिर उस हवा के कण की वजह से यहां पर दबाव मिलने लगेगा, लेकिन यहां पर पूरी तरीके से निर्वात है, इसलिए हम बोल रहे हैं यहां दबाव जीरो है। अब आप यहां से चल करके यहां तक आओ, तो यहां से चल करके यहां तक आ रहे हो, कितना नीचे आ रहे हो, H, तो इस जगह का जो दबाव होगा वो दबाव इसके ऊपर का लिक्विड प्लस इसके ऊपर जो होगा वो, उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, निर्वात है, तो दोनों के दबाव का समेशन, तो ये जीरो, और ये जो लिक्विड है इसका दबाव हमने बताया था, द्रव का दबाव ρgh होता है, तो ये जो P0 का मान आएगा, यहां का जो दबाव होगा, यहां का दबाव जीरो प्लस इसके नीचे ये लिक्विड है उसका दबाव ρgh, यानी P0 का मान जो आया वो ρgh के बराबर है। P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जिस जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें निकालना था उस जगह पर सेटअप लेकर के गए, और अपने इस सेटअप से इस ट्यूब में जितनी हाइट तक ये लिक्विड चढ़ा था उस हाइट को हमने नोट कर लिया, उसी हाइट को आप इस सूत्र में रख दीजिएगा और इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए कि हमें रो पता है, क्योंकि हम कौन सा लिक्विड द्रव लेकर के ये परीक्षण कर रहे हैं उस द्रव के बारे में हमें मालूम है, यानी कि घनत्व तो हमें पता है, जी का मान तो हमें पता ही है 9.8 या 10, एच की वैल्यू एक्सपेरिमेंट करके पता कर लिया, मतलब हमें रो भी मालूम है, जी भी मालूम है, एच भी मालूम है। अब तीनों को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो मतलब P0 मालूम चल गया, मतलब इस जगह का वायुमंडलीय दाब कितना है वो मिल गया, राइट। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं एट सी लेवल वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, मतलब P0 का मान 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, यानी 10⁵ पास्कल के बराबर। एसआई सिस्टम की बात करें तो पास्कल में लिखते हैं, तो एक एटमॉस्फेयर 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। तो एक एटमॉस्फेयर का दबाव हमें पता है कि इतना होता है, तो अगर मैं P0 की जगह पर एक और लिक्विड जो है मैं वाटर ले लूं, इफ लिक्विड इज टेकन, लिक्विड ऑफ बैरोमीटर है ना, इफ लिक्विड ऑफ बैरोमीटर इज टेकन वाटर, पानी, तो पानी का घनत्व तो हमें पता है कितना होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जरा इस सूत्र में रख करके देखिए H की वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो P0 की वैल्यू कितनी है 10⁵ पास्कल, तो P0 की जगह पर 10⁵ रख दीजिए, रो का मान कितना है 1000, जी का मान 10 ले लो इंटू H, तो इसको सॉल्व करेंगे तो H का मान लगभग 10 मीटर के आसपास आएगा। यानी अगर बैरोमीटर का लिक्विड पानी लिया, ध्यान देना अब यहीं पर से सवाल बनेंगे, अगर बैरोमीटर का लिक्विड पानी लिया तो हमारे इस ट्यूब में वो पानी 10 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ेगा, और वो भी 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर नापने के लिए। हम जिस जगह पर ये एक्सपेरिमेंट करने गए इस बैरोमीटर को लेकर के, जिसमें हमने बैरोमीटर का लिक्विड पानी लिया था, उस जगह पर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर का रहा होगा तो हमारे बैरोमीटर की ट्यूब में पानी 10 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ जाएगा। तो सोच के देखो भाई, अगर पानी 10 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ गया तो उस ऊंचाई को ग्राउंड से खड़े होकर के क्या आप नोट कर पाओगे? स्केल लगी होती है,
और सबसे बड़ी बात तो ये कि फिर ये ट्यूब भी जो है कम से कम 10 मीटर लंबी होनी चाहिए। अगर 10 मीटर काफी लंबी ट्यूब हो जाएगी भाई, कैरी करना मुश्किल हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटर के लिए एक्सपेरिमेंट करना जो है दिक्कत का विषय हो जाएगा। और चलो मान लो अगर आप 10 मीटर से ज्यादा लंबी पाइप लेकर के 2 4 10 लोग मिल करके जो है कंधे पर रख करके कहीं पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए गए, तो भैया फिर जो है उसमें लिक्विड जो पानी लिए हो वो कम से कम 10 मीटर ऊपर, वो भी 1 एटमॉस्फेयर के लिए। अगर 2 एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा तो 20 मीटर की हाइट तक चढ़ गया होगा। 3 एटमॉस्फेयर का अगर वहां पर वायुमंडलीय दबाव होगा तो 30 मीटर की ऊंचाई तक लिक्विड चढ़ गया होगा। तो यहां ग्राउंड से खड़े खड़े 30 मीटर ऊंची हाइट तक जो लिक्विड चढ़ा है उसकी रीडिंग जो है क्या आप नोट कर पाओगे? नहीं। इस स्केल में कितनी हाइट तक लिक्विड चढ़ा है, बहुत ऊंची हाइट तक लिक्विड इसमें चढ़ जाएगा, तो उस हाइट की रीडिंग लेने के लिए हमें सीढ़ी उढ़ी लगानी पड़ेगी। सीढ़ी लगा करके हम ऊपर चढ़ेंगे और फिर देखेंगे इतनी ऊंचाई तक जो है ये पानी चढ़ करके आया है, और फिर उसको हम लोग जो है बोलेंगे कि ये हाइट है इसकी। तो ये सब कुल मिलाकर के जो है दिक्कत का विषय है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए सुटेबल नहीं है। ये दिक्कत आई पानी लेने में। आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमारी फिजिक्स जो है नहीं कह रही है ऐसा कि मत लो। फिजिक्स कह रही है तुम अगर कर सकते हो मेजरमेंट तो ले लो पानी। लेकिन अब अगर पानी ले लेंगे तो देखो तकलीफ बढ़ रही है कि नहीं। 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर नापने के लिए पानी कितना चढ़ा होगा? 10 मीटर। तो ये रीडिंग लेने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए जो है हम पानी नहीं लेते। कोई आपका एग्जामिनर आपसे पूछे कि बैरोमीटर में लिक्विड पानी ले सकते हैं कि नहीं, तो आंसर बोलिएगा हां ले सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, पानी लो, अल्कोहल लो, जो चाहो मर्जी तुम्हारी वो ले लो। लेकिन हम लेते नहीं हैं। लेने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लेते नहीं है। तो एग्जामिनर पूछेगा क्यों नहीं लेते हैं, जब ले सकते हैं तो फिर क्यों नहीं ले रहे हैं पानी को? तो आप बोलिएगा क्योंकि पानी लेंगे तो समस्या आएगी रीडिंग लेने में। क्योंकि पानी लेंगे तो 1 एटमॉस्फेयर का दबाव नापने में हमारे ट्यूब में पानी 10 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ा होगा। 10 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ा होगा तब हम बोलेंगे कि 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उस जगह पर। अब कहीं 2 एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा तो 20 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ गया होगा। तो ये मेजरमेंट लेना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यह वजह है कि हम बैरोमीटर का लिक्विड वाटर नहीं लेते हैं। तो फिर क्या लेते हैं? यही मेजरमेंट आसानी से मिल जाए, मीटर की जगह सेंटीमीटर वगैरह में आने लगे अगर, तो आसानी से बस खड़े खड़े हम देख लेंगे कि भैया 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक है, 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक है, 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक। तो सेंटीमीटर उंटीमीटर तक की दूरी तो हम खड़े खड़े नाप लेंगे। उसके लिए हमें थोड़ी ना सीढ़ी लगा करके चढ़ना है, उसके लिए हमें थोड़ी ना बहुत बड़ी कैपिलरी ट्यूब लेकर के एक्सपेरिमेंट करना है। छोटी सी कैपिलरी ट्यूब लेंगे, इसी में बस इतनी हाइट तक जो है चढ़ गया, तो यहीं से हम देख लेंगे कि हाँ ये रीडिंग है, स्केल लगी है। तो उसके लिए हमें ये हाइट कम करना होगा। ये हाइट कम कैसे होगा? तो इस सूत्र से देखो भैया, ये हाइट कम करने के लिए एच अगर हमें कम करना है तो क्या रो को बढ़ाना पड़ेगा? हाँ, पी नॉट का प्रेशर अगर नापना है तो एच अगर घटाओगे तो रो को बढ़ाओगे तभी प्रोडक्ट क्या आएगा? पी नॉट के कांस्टेंट के वैल्यू बराबर आएगा। जी तो कांस्टेंट ही है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हाइट कम मिले ताकि मेजरमेंट इजीली मिल सके, तो हम डेंसिटी बढ़ाना चाहेंगे। यानी हम उस लिक्विड का प्रयोग करेंगे जिसका घनत्व जो है काफी ज्यादा हो, हाई डेंसिटी का लिक्विड। सवाल में बोलता है कि हाई डेंसिटी का लिक्विड जो है लिया जाता है इन बैरोमीटर। तो इन बैरोमीटर liquid is used of high density
आप लेने के लिए फ्री हो कोई भी लिक्विड, बट प्रैक्टिकली हम लोग जो है हाई डेंसिटी का लिक्विड प्रेफर करते हैं ताकि मेजरमेंट आसानी से हो सके। जो लिक्विड चढ़े बैरोमीटर के ट्यूब में उसकी हाइट कम हो, तो हाइट कम होने के लिए घनत्व बढ़ा करके रखना पड़ेगा, उस द्रव का घनत्व बढ़ाना है। हाई डेंसिटी का लिक्विड लेंगे, और हाई डेंसिटी के लिक्विड बहुत सारे हैं, तो जनरली हम प्रेफर करते हैं मरकरी, ठीक है ना। तो यहां पर लिख लो लाइक एज मरकरी, Hg जिसको बोलते हैं, ठीक, मरकरी यूज करते हैं। मरकरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, आपको पता होगा डेंसिटी ऑफ मरकरी रो Hg 13.6 ग्राम पर सीसी होता है। 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ठीक। ये मरकरी की डेंसिटी है 13,600, अब पानी का कितना था 1,000, पानी का 1,000 था तो उसका लगभग 13-14 गुना ज्यादा है। ये 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो पानी के सापेक्ष जो है ये बहुत ज्यादा है, ठीक। तो आइए देखते हैं मरकरी अगर ले लें तो इफ मरकरी इज यूज्ड इन बैरोमीटर, तो देखते हैं कितनी हाइट आएगा। तो सूत्र वही है, पी नॉट बराबर रो जी एच। पी नॉट 1 एटमॉस्फेयर ले रहे हैं यानी कि 10 के पावर 5 पास्कल। रो की वैल्यू 13.6 इंटू 10 के पावर 3, मतलब ये जी की वैल्यू 10 इंटू एच। इसको सॉल्व करेंगे आप तो एच की वैल्यू लगभग आती है 76 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में भी नहीं आया। 76 सेंटीमीटर, 1 मीटर से कम, ठीक है ना। तो 76 सेंटीमीटर की हाइट चढ़ा होगा, वो भी 1 एटमॉस्फेयर। ये 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर था। तो अगर मैं मरकरी लेकर के एक्सपेरिमेंट करूंगा, मेजरमेंट लूंगा, किसी जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम नापने गए और लिक्विड मरकरी लेकर के गए, तो उस जगह पर अगर 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा तो हमारे उसके ट्यूब में जो है मरकरी 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक, 76 सेंटीमीटर का कॉलम बोलते हैं इस हाइट को, तो 76 सेंटीमीटर की कॉलम शो करेगा। पानी लेंगे तो 1 एटमॉस्फेयर का दबाव नापने के लिए 10 मीटर की ऊंचाई पर जाएगा। तो अब हमारे पास जो है कन्वर्जन आ गए, जैसे 1 एटमॉस्फेयर का मान 10 के पावर 5 पास्कल। पास्कल क्या था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पीए से डिनोट करते हैं। यही जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहलाता है, पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। तो 1 एटमॉस्फेयर का मान ये है, और यही अब हम बोलेंगे 10 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, पानी के लिए 10 मीटर की हाइट, ऐसा भी बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर की यूनिट में। तो 10 मीटर ऑफ वाटर कॉलम इन बैरोमीटर, 10 मीटर है, ये सेंटीमीटर भी नहीं है, 10 मीटर ऑफ वाटर कॉलम इन बैरोमीटर, या यही जो है हम लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम। मरकरी के लिए 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई जाता है 1 एटमॉस्फेयर को नापने के लिए। तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम इन बैरोमीटर। ऐसे अलग अलग लिक्विड लेंगे तो ट्यूब में अलग अलग हाइट जाएगा।
क्योंकि अलग अलग लिक्विड का घनत्व तो अलग अलग आएगा, तो हाइट भी अलग अलग आएगा। जनरली ये वाला जो रिजल्ट है वो यूज में लिया जाता है, सवालों में अक्सर यही दिया जाएगा। एक एटमॉस्फेयर का मतलब जो है, अब आप ये बोलेंगे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम इन बैरोमीटर। बैरोमीटर में मरकरी 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक गई, तो यही 76 सेंटीमीटर की जो ऊंचाई तक मरकरी गई, इसी को बोला जाता है एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर, या 10 के पावर 5 पास्कल का प्रेशर। ठीक है, तो दिस इज द स्टडी ऑफ बैरोमीटर। ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो हमने बताया, ट्यूब में ये जगह वैक्यूम होनी चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है किसी गलती की वजह से यहां पर हवा के एक दो कण रुके रह जाते हैं, इसे बोलते हैं एयर ट्रैप्ड हो गई है, हवा फंस गई है, इसमें पूरी तरीके से वैक्यूम नहीं हो पाया, तो ऐसे बैरोमीटर को हम बोलते हैं फॉल्टी बैरोमीटर। अगर कोई आपसे पूछे कि फॉल्टी बैरोमीटर से क्या होते हैं, तो फॉल्टी बैरोमीटर से बेसिकली वो होते हैं जिसमें ये पूरा जो जगह है वो पूरी तरीके से निर्वात नहीं हो पाया है। निर्वात नहीं हो पाया मतलब यहां थोड़ी बहुत एयर या कोई गैस पड़ी है, तब यहां पर दबाव जीरो नहीं होगा, तब उस फंसी हुई एयर का एक दबाव मिलेगा, आप जीरो नहीं ले सकते हैं। तब जो है ऐसे बैरोमीटर को हम बोलते हैं फॉल्टी बैरोमीटर, और ये हमेशा गलत रीडिंग देंगे, मतलब ये सही सही प्रेशर नहीं नापेंगे, वो गलत प्रेशर नापेंगे। तो फॉल्टी बैरोमीटर जो रॉन्ग प्रेशर नापेंगे, वो रॉन्ग प्रेशर एक्चुअल प्रेशर से या तो ज्यादा का या तो कम का, इस तरह की बातें होंगी। तो इस पर जो है सवाल कैसे बनेंगे, इसके लिए जो है हम लोग अगली क्लास में आएंगे, और अगली क्लास में ही जो है मैं आपको मैनोमीटर भी सिखा दूंगा, और टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग वगैरह किसी लिक्विड के अंदर विस्कोसिटी वगैरह की वजह से जो आती है उसकी बात करेंगे। ठीक है ना, तो आपके द्रव के टॉपिक में इतना ही सब कुछ जो है, और बर्नौलीज के थ्योरम्स वगैरह पर जो है कैसे काम होते हैं उनको सिखाएंगे। तो वो सब एक लेक्चर का काम है, तो एक लेक्चर में आपका ये टॉपिक खत्म कर लेंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में जो है रिकॉर्डेड लेक्चर में ही जो है मैं आपको ये सब चीजें बता दूंगा। बाकी की जो बची हुई चीजें हैं ये आपके ऐप पर जो है 1 दिन 2 दिन के अंदर जो है, दिवाली के पहले ही जो है ये सारा जो है लेक्चर पहुंच जाएगा। तो इन सारे टॉपिक्स को आप इस रिकॉर्डेड लेक्चर को देख करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आज शाम वाली क्लास में। ठीक, ओके।